हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का जो ये सीरीज़ है ये हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, कोई भी लेवल का टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आपको बता दूं, थोड़ा आज वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2 days। 2 दिन से तबीयत सही नहीं है, तो ब्रेक भी नहीं कर सकते, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आप में से अगर वॉइस में या कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टॉपिक एंड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैरोलिन एज इज कंसिडर्ड विद द रेंग ऑफ। कैरोलिन एज को किस रेन से, कौन से पीरियड से जोड़ा जाता है? तो कैरोलिन एज अगर आपको याद हो तो ये जब चार्ल्स वन जी गद्दी पे थे, तो उस पीरियड को हम ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो उसको हम कैरोलिन एज कहते हैं। चार्ल्स वन, ये रेन उनका रेन था, मतलब उस समय ये उत्तराधिकारी थे। एज ऑफ कैरोलिन एक एज है ब्रिटिश हिस्ट्री में, और ये इनके नाम के बाद पड़ा चार्ल्स वन। ये कम से कम 1625 से, अगर हम इस पीरियड की बात करें तो 1625 से 1649 तक का ये पीरियड है। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? कैरोलिन एज कहा जाता है। इसमें 3 पोएटिक स्कूल्स रहे हैं, एक रहे हैं मेटाफिजिकल, एक रहे हैं कैवेलियर, एक रहे हैं प्यूरिटन्स। तो ये 3 पोएटिक स्कूल्स भी रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है, तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन का पूरा सार, जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। अगर हम वर्ड कैरोलिन की बात करें तो ये जो कैरोलिन शब्द है, ये कैरोलिन शब्द आया कहाँ से? कैरोलिन का मतलब ही चार्ल्स होता है, CHARLES, चार्ल्स, जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे 1625 से 1649 तक के। तो अगर जैसे ही कैरोलिन आता है, कैरोलिन का मतलब चार्ल्स, और चार्ल्स फर्स्ट के पीरियड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेनेसेंस मूवमेंट? तो जो रेनेसेंस का जब मूवमेंट हो रहा था, तो वो उसका जो ओरिजिन था, जगह थी जहाँ से ये उत्पन्न हुआ, वो कौन सी जगह थी? तो वो थी आपकी इटली। इटली एक ऐसा जगह थी जहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा था 14th सेंचुरी में, और ख़त्म हुआ मिडिल एज में जाकर। और कह सकते हैं हम कि 15th सेंचुरी चल रही थी, उस पीरियड में ये बहुत ऊंचाई तक पहुंचा। रेनेसेंस यहीं नहीं, सारी जगह फैला, यूरोप में फैला 16th और 17th सेंचुरी में। जो इंग्लिश रेनेसेंस है वो एक एरा है कल्चरल का रिवाइवल, मतलब जो कल्चर थी, आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, पोइटिक का इवोल्यूशन हुआ था 15वीं सेंचुरी में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवोल्यूशनरी ईयर्स भी स्पिल हुए थे 17th सेंचुरी में जाके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्ली समिट पोइट्री अचीवमेंट, मतलब पोइट्री का बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ था इस पीरियड में। बहुत ज़्यादा पोइट्री इवॉल्व हुई थी। कुछ रेनेसेंस ऑथर्स भी थे जिनमें फ्रांसिस बेकन जी आते हैं, जॉन डन आते हैं, बेन जॉनसन आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जी आते हैं, विलियम शेक्सपियर आते हैं, एडमंड स्पेंसर आते हैं, थॉमस व्याट आते हैं। बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो इस पीरियड में आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है रेनेसेंस मूवमेंट, इटली। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ चौसर? ये क्वेश्चन जब हम चौसर जी पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, मिडिल एज को हम क्या कहते हैं? चौसर का एज कहते हैं। तो ये जो मिडिल एज थी इसको चौसर का कहते हैं, जिससे 1066 से 1500 तक का पीरियड किसे कहते हैं? मिडिल एज। दैट इज़ योर एज ऑफ चौसर। आई होप पर्टिकुलरली इस पीरियड में 1340 से 1400 के पीरियड को अगर हम पर्टिकुलर पीरियड कहें अगर, तो पर्टिकुलर पीरियड जो था दैट वाज 1340 से लेकर 1400 तक का पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर। यहाँ पर जियोफ्री चौसर जी ने डोमिनेट किया था उस पीरियड में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, इन विच चैप्टर of poetics does Aristotle define tragedy as an imitation of an action that is serious, complete of a certain magnitude?
कहते हैं कि कौन से चैप्टर में, पोएटिक का कौन सा ऐसा चैप्टर था जिसमें एरिस्टोटल जी ने कहा कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है किसी काम का जो कि सीरियस होता है। तो अगर आपको याद हो तो चैप्टर 6 जो था एरिस्टोटल जी का, चैप्टर 6 अगर याद रखिए, चैप्टर 6 में एरिस्टोटल जी ने इसको एक इमिटेशन ऑफ एक्शन बताया जो कि सीरियस है। इमिटेशन मतलब कॉपी करना। इसका जो कंप्लीट और सर्टेन मैग्नीट्यूड है, दया, थोड़ा सा डर, इफेक्टिंग द प्रोपोगेशन, तो इसका जो एम था ट्रेजेडी का, तो एरिस्टोटल ने ये बताया कि ये कैथरेसिस है, यहाँ पर डर होती है, दया होती है, इसी चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है और वो किया है चैप्टर 6 में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो डॉक्टर जॉनसन जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है सैमुअल जॉनसन। अगर कभी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर जॉनसन कौन है, पूरा नाम सैमुअल जॉनसन। इन्होंने ही डिक्शनरी को बनाया था, है ना। तो डिक्शनरी इन्होंने इन्वेंट करी थी। जब भी डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रखना है, डॉक्टर जॉनसन। तो इन्होंने कौन से साल में इसको पब्लिश किया था, तो ये किया था इन्होंने 15 अप्रैल 1757 में किया था। सॉरी 1655 आएगा, 57 नहीं है, 55 आएगा। 1755 अप्रैल 15 था, अप्रैल 15 1755 में इन्होंने इसको पब्लिश किया, मतलब लिखा इसको। और ये इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पे, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है लैंग्वेज पे। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, which of the following is not a constituent of tragedy according to Aristotle? एरिस्टोटल के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो, ट्रेजेडी हो। तो आपको पहले तो ये बता दूं मैं कि जो एरिस्टोटल जी हैं उनके 6 मेन एलिमेंट्स थे। तो 6 मेन एलिमेंट्स को आप याद भी रख लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 6 एलिमेंट्स वो कौन कौन से थे। एक तो था प्लॉट, PLOT प्लॉट। दूसरा था कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर। तीसरा था इनका मेलेडी, डिक्शन पहले लिख लीजिए, डिक्शन DICITON डिक्शन। फिर इसका रहा थॉट, THOUGHT थॉट। फिर रहा इनका स्पेक्टिकल, SPECTACLE स्पेक्टिकल। और फिर रहा इनका सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं म्यूज़िक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। मेलेडी भी है, प्लॉट भी है, कैरेक्टर भी है, मेलेडी है। सिर्फ डायलॉग एक ऐसा है जो इनका ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच ईयर वॉज हैरोल्ड पेंटर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो हैरोल्ड पेंटर जी को कब नोबेल प्राइज पुरस्कृत किया गया था, तो इनको 2005 में पुरस्कृत किया गया था। किस ओकेजन में, एक्सेप्टेंस स्पीच टू अटैक द US इन्वेजन ऑफ इराक। जो उन्होंने स्पीच में लिखा था कि किस तरीके से US इन्वेड कर गए थे, अंदर घुस गए थे इराक के और उन्होंने अटैक किया था, उसी बेस पे इनको 2005 में क्या मिला था, हैरोल्ड पेंटर जी को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनमें से कौन से प्रथम इंडियन इंग्लिश प्ले राइट हैं, मतलब हिंदुस्तानी, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कारित किया गया था। तो वो थे महेश डटानी। याद रखिएगा, महेश डटानी जी को मिला था। और ये इनको मिला था इनके वर्क के लिए, जो पॉपुलर प्ले रहा इनका, वो प्ले का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो वेयर देयर इज़ अ विल, वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो वेयर देयर इज़ अ विल 1988 में आया था। इनके पॉपुलर प्लेस वही थे। वेयर देयर इज़ अ विल 1988 में, द बिग फैट सिटी 2012 में आई थी, फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन ये 1989 में आए थे दोनों के दोनों। और डांस लाइक अ मैन के लिए ही इन्हें क्या मिला गया था, ये
साहित्य ये जो मिला था अवार्ड, दैट वाज द बेस्ट पिक्चर इन इंग्लिश बाय नेशनल पैनोरामा इन 1998। तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड पुरस्कारित किया गया था। किसके लिए किया था? सपोज़ कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए आपको कि किसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था, तो ये अवार्ड मिला था इनको महेश डटानी जी को ये अवार्ड मिला था किस वर्क के लिए? डांस लाइक अ मैन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। Which of these poets wrote a poem that served to inspire W.B. Yeats to write his own poem when you are old? क्वेश्चन देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये पूछा गया है कि कौन से पोइट ने W.B. यीट्स जी को प्रेरित किया था कि वो ये पोयम लिख सकें। उस पोयम का नाम था व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन यू आर ओल्ड लिखने के लिए उनको किसने प्रेरित किया? तो उनको प्रेरित किया था पेरी डी रॉन्सर्ड जी ने। किसने किया था? पेरी डी रॉन्सर्ड ने किया था। और अगर माना जाए तो पेरी डी रॉन्सर्ड एक फ्रेंच पोइट थे और उन्हीं के जेनरेशन में, मतलब फ्रांस में, उन्हें क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ पोइट्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। किनको? पेरी डी रॉन्सर्ड जी को। और जो मेजर थीम था इनका, अगर हम W.B. यीट्स जी की बात करें तो वे व्हेन यू आर ओल्ड। तो ये जिसको थीम था, ये थीम था लव का, रिजेक्शन का और समय का। ये एक बहुत ही बिटर स्वीट पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है, जिसमें दर्शाया गया है कि प्यार में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, जटिलताएं आती हैं, उसके बारे में बताया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। बाय मिस्टेक इट इज़ 9th का 10th क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट, आई थिंक देयर इज़ अ रिपीटिशन, ये रिपीटिशन हो गया, सॉरी, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए। नहीं, ये भी हमने बता दिया था। 10th क्वेश्चन ये है, दिस इज़ द 10th क्वेश्चन। वो महेश 2 बार लिख दिया है शायद, टाइप करने में मिस्टेक हुई है। वो महेश डिटानी है जो मैंने जिसके बारे में अभी डिस्कस कर लिया था। वो 8th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं नीचे, ठीक है। एक तो ए है जिसका मतलब एजर्शन होता है, आप सभी जानते हैं ए का मतलब होता है एजर्शन, बी आर का मतलब होता है रीज़न। अब एजर्शन क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। एजर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पोस्ट मॉडर्न नरेटिव्स फोकस ऑन द इंटरडिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल नेचर ऑफ टेक्सुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। एजर्शन तो कहता है कि जो पोस्ट मॉडर्न नरेटिव्स होती हैं, कथा होती हैं, वो किस पे फोकस करती हैं? अनडिटर्मिनेट, जिसको सोचा ना जाए, और अनस्टेबल नेचर, जो एक जैसा नेचर ना हो, टेक्सुअलिटी और सब्जेक्टिविटी के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के और सब्जेक्ट के ऊपर जो लिख रहे हैं। इसका रीज़न क्या दिया है, क्यों ऐसा कहा है? रीज़न में लिखा है पोस्ट मॉडर्न नरेटिव एक्ट्स रिगार्ड narratives and characters as tentative representatives of writing and identity। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इसलिए माना जाता है पोस्ट मॉडर्न नरेटिव्स को, क्योंकि उनको क्या माना जाता है? उनको एक कथावाचक माना जाता है और कैरेक्टर माना जाता है जो बिल्कुल सही चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे अपने लिखित रूप से, और उसको आइडेंटिटी भी देंगे, उसको प्रूफ भी देंगे। तो क्वेश्चन ये है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। अब आपके अनुसार जो एजर्शन दिया है और उसका जो रीज़न दिया है, क्या वो सही है या वो दोनों गलत है? देखो ऑप्शन कैसे पूछा है, क्या ए और आर ट्रू है, या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर दोनों ही ट्रू है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, या ए सही है आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, या आर सही है। ऑप्शन इस तरीके से पूछे गए। तो लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो कथा है, जो बात कही गई है एजर्शन और रीजनिंग की, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एजर्शन है और उसका जो कारण किया है वो बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इसको पूरी तरीके से सहमत कर रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम नरेटिव फोकस किसको करता है? इंटरमीडिएट को, उसके अनस्टेबल नेचर को, जो टेक्स्ट में लिखा जाता है और जो सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्योंकि
पोस्ट मॉडर्न होता है नरेटिव, जो लिखने वाला होता है, वो एक नरेटिव का काम भी करता है, कैरेक्टर का काम भी करता है और रिप्रेजेंट भी करता है किसको, राइटिंग को और आइडेंटिटी को। आप जानते हैं जो कथा लिख रहा है, जो कहानी लिख रहा है, जो पोइट्री लिख रहा है, वो अपने आप को भी तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसका फर्स्ट का सही उत्तर बी है, आर है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्म टू लिबरल ह्यूमैनिस्ट थॉट। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा सही है जो लिबरल ह्यूमैनिस्ट थॉट के बारे में सच बताता है। तो कहते हैं कि लिटरेचर ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ एज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड सो इट इज़ टाइमलेस। आप पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि फॉलोइंग कौन सी बात सही बताई गई है ह्यूमैनिस्ट थॉट के बारे में। लिबरल मतलब फ्रीडम, कि लिटरेचर एक ऐसा लिमिट है लिखने का, ओरिजिन, और ये टाइमलेस है, इसका कोई समय नहीं है। या लिटरेचर इज़ अनटच्ड बाय द एसेंशियल ह्यूमन नेचर विच इज़ अनचेंजिंग, कि जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर लिखा जाता है, वो अभी तक छुआ गया नहीं है, जो इंसान का ज़रूरी नेचर है जो बदलता नहीं है, उसके बारे में। या वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी पर्पस टू एनहेंस लाइफ और प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज़। या लिटरेचर में कमी है किसी कारणवश कि वो आगे ह्यूमन बीइंग को क्या कर सके, लाइफ को आगे बढ़ा सके और ह्यूमन के जो मोरल्स हैं उसको आगे बढ़ा सके। या डी ऑप्शन है, आइडेंटिफाई इज यूनिक एसेंस अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि ये जो आइडेंटिटी है एक यूनिक तरीका है, नया सार है जो अनअफेक्टेड है, जो अभी प्रभावित नहीं हुआ है समाज से और एनवायरनमेंट से। तो इसमें ये कहते हैं कि आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो ये बात सच है कि लिटरेचर एक लिमिट ऑफ एज है, जहाँ से वो शुरू हुआ है और जहाँ तक टाइमलेस, कोई निश्चय नहीं है इसका कि कहाँ तक ख़त्म होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये एक यूनिक सार है जो अनअफेक्टेड है एनवायरनमेंट और सोसाइटी में। तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल आपको बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि लिबरल ह्यूमैनिज्म की अगर हम फिलोसॉफिकल और लिबर्टी मूवमेंट है ये, जिसका मतलब होता है कि मैन और हिज कैपेबिलिटीज़ आर कंट्रोल कंसर्न, कि जो इंसान है और जो उसकी योग्यता है वो क्या है, कंट्रोल में है। कुछ टेनेंट्स जो होते हैं लिबरल ह्यूमैनिज़म्स के, वो गुड लिटरेचर में ही आते हैं, लेकिन वो टाइमलेस होते हैं, वो ट्रांसेंड्स होते हैं, और वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं जहाँ तक ह्यूमन का नेचर पहुँच पाता है। तो दिस इज़ वाई दिस आंसर इज़ ट्रू। तो आपका ए और डी इज़ द राइट आंसर, आंसर नंबर सी इज़ योर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज, सबसे पहला जो पेस्टोरल रोमांस है, पेस्टोरल मुझे लगता है सभी को पता होगा, जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराया जाता है तो वो पेस्टोरल हो जाते हैं, जहाँ शेपर्ड का काम होता है उसको क्या कहा जाता है, पेस्टोरल। तो कौन सी पहली पेस्टोरल रोमांस रहा है इंग्लिश में, तो वो जो सबसे पहला रहा है वो रहा है आपका अक्रेडिशिया। अक्रेडिशिया रहा है, जिसमें सिडनी अक्रेडिशिया के नाम से है। अगर आपको, दिस इज़ द राइट आंसर, सिडनीज अक्रेडिशिया इसमें है। तो ये ओरिजिनल टाइटल इसका एक्चुअली सिडनीज अक्रेडिशिया है, लेकिन इसका जो सबसे, अगर हम टाइटल की बात करें तो ओरिजिनल टाइटल इसका अक्रेडिशिया है। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक एक्रेडिया, ये लिखी गई थी फिलिप सिडनी के द्वारा, इसलिए इसको सिडनीज एक्रेशिया कहा जाता है। ये एक शेफर्ड की कहानी है, अमेजन और शेफर्ड की लव स्टोरी है और उसी को डेडिकेट कर रही है, तभी ये रोमांस के बारे में भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th। Dryden, in his essay on dramatic poesy, does not debate on, जो ड्राइडन है उन्होंने जो उनके जो ऐसे था ड्रामेटिक पोइजी में, उन्होंने किस पे डिबेट नहीं किया। तो उन्होंने किस पे डिबेट नहीं किया, देखिए, द यूनिटीज़ ऑफ टाइम, द यूनिटीज़ ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, इसके बारे में भी किया है, रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन जेनरस के बारे में भी किया, यूज़ ऑफ राइम इन ड्रामा के बारे में, कैथरासिस एंड पोइटिक जस्टिस, कैथराइसिस और जो पोइटिक जस्टिस है,
इसके बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो अगर हम देखें तो ड्राइडन का जो अटेम्प्ट रहा है वो इन्होंने जस्टिफाई कराया ड्रामा को एक लेजिटिमेट के रूप से। तो ड्रामा एंशियंट और फ्रेंच इनके अगेंस्ट था, एंशियंट और फ्रेंच के अगेंस्ट था। और अगर हम बात करें कैथरेसिस, तो कैथरेसिस एक टर्म है जो एरिस्टोटल जी ने नामांकित किया था। तो ये प्रोसेस जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस थ्रू आर्ट है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, ये एरिस्टोटल ने किया था, तो ड्राइडन जी का ये वर्क नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोइट इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के अनुसार इन पोइट्स को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है, लिख लीजिए आप लोग, ऑप्शन लिख लीजिए। ए है आपका इमेजिनिस्ट पोइट, मैं लिख के देख देती हूँ। ए जो यहाँ पर दिया है वो है इमेजिस्ट, EMAGIST। आप लोग नोटबुक लेके ज़रूर बैठा करें, इमेजिस्ट पोइट्स, ये ए ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन है कैवेलियर, CAVALIER, कैवेलियर पोइट्स, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना कौन से पोइट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने हैं। सबसे पहला दे दिया इमेजिस्ट पोइट, दूसरा दे दिया कैवेलियर पोइट्स, तीसरा दे दिया है सी ऑप्शन, जिसको बोल रहे हैं वो यहाँ पर वो है द मूवमेंट पोइट्स, द मूवमेंट, MOVENT, मूवमेंट पोइट्स हो गए। और चौथा जो दिया है डी ऑप्शन, उन्हें कहा है द लेक पोइट्स, द भी लगा लीजिए, द लेक पोइट्स। तो 4 पोइट्स हो गए, कौन कौन से हो गए, इमेजिस्ट पोइट, कैवेलियर पोइट्स, मूवमेंट पोइट्स एंड लेक पोइट्स। अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकली डालना है। तो क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें तो कैवेलियर पोइट्स आए थे 17th सेंचुरी में, आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। कैवेलियर आए थे 17th में, सी कैवेलियर आए थे 17th सेंचुरी में। लेक पोइट्स आए थे 19th सेंचुरी में। इमेजिस्ट पोइट आए थे आपके 20th सेंचुरी, मतलब शुरुआत 20th सेंचुरी की शुरुआत में आए थे। और जो मूवमेंट पोइट्स थे, तो ये जो टर्म दिया गया था इसमें 1954 में JD स्कॉट जी ने इसको किया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एज सच बाद में ही कह सकते हो आप, 20 के बाद वाले जिसमें किंग्सली एम वगैरह आए थे। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकली अगर डालें तो सबसे पहले कैवेलियर हो गए, फिर लेक हो गए, फिर इमेजिस्ट हो गए, और लास्ट में आपके क्या हो गए, लेक पोइट्स, डी हो गया आपका मूवमेंट पोइट्स। तो ऑप्शन यहाँ पर आ गया आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया B यहाँ पर कैवेलियर पोइट्स था, D यहाँ पर आपके क्या थे, लेक पोइट्स थे, A यहाँ पर आपका क्या था, इमेजिस्ट पोइट्स थे, ठीक है, और C यहाँ पर आपका क्या था, मूवमेंट पोइट्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है वो एक फॉर्म का लिटरेचर होता है। तो कौन सा इसका कॉमन स्टाइल रहा है वो ये पूछ रहे हैं। तो इसमें जो कैरेक्टराइजेशन था वो ये था कि ये मेटा फिक्शन के बारे में डिस्कस करते थे। अनरिलायबल नरेशन, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते वैसी कथा होती थी। सेल्फ रिफ्लेक्सिटी, अपना खुद का प्रतिबिंब, उसको बताया जाता था। इंटर टेक्सुअलिटी, जो टेक्स्ट लिखे जाते थे वो अंतर्भेद होते थे। एंड विच ऑफन थीमाटाइजस बोथ हिस्टोरिकल, और अगर इनकी थीम देखी जाए तो दोनों आती थी, हिस्ट्री भी उसमें घुसी पड़ी होती थी और पॉलिटिकल इश्यूज भी होते थे। तो अगर हम बात करें तो ये जो स्टाइल था ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल था लिटरेचर का, जो यूनाइटेड स्टेट्स में इमर्ज हुआ था 1960 में। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आ गया मेटाफिक्शन एंड इंटरसेक्सुअलिटी। ये आपको मैंने बता ही दिया, ये सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16th। द पोस्ट, आप इसको याद ऐसे के लिए, द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ओरिएंटेशन
to history is now emerging in literary studies. 1. Categorized chastistically as a reciprocal concern with the historicity of text and textuality of history is a statement by the new historist. कहते हैं कि यहाँ पर जो ये पोस्ट स्ट्रक्चरल है, यहाँ पर हिस्ट्री का ओरिएंटेशन बताया गया है, जो हाल फिलहाल में जो लिटरेरी स्टडीज़ हैं उनको जो कैरेक्टराइज किया गया है वो एक रेसिप्रोकल है हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट और टेक्सुअलिटी का। तो ये स्टेटमेंट किसने, कौन सा ऐसा हिस्टोरिस्ट था जिसने इसके बारे में ऐसा वचन कहा? तो वो थे आपके लुइस, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा लुइस अड्रेन मॉन्स्ट्रोस। ये एक प्रोफेसिंग रेनेसेंस थे और ये पोइट भी थे। पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर भी ये कई बार इन्होंने बताई है बातें। हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में, जो हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट होता है और कल्चरल है, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स करी हैं। तो इसीलिए यही एक ऐसे हिस्टोरिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में ऐसा डिस्कस करा है। 17 क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट टिपिकली आर्ग्यू दैट, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो किसके बारे में ज़्यादा आर्ग्यू करते थे? तो अगर इनकी बात करें तो वो यूज़फुल सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा आर्ग्यू करते थे, बहस करते थे। किसके बारे में करते थे? ग्रैंड नरेटिव्स आर यूज़फुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ग्रैंड नरेटिव्स किसके बारे में, यूज़फुल सोर्सेज जो होते थे उनके बारे में डिस्कस करते थे। तो और जो जनरल नरेटिव्स थे वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन, फिलोसफर और जनरल में कहें तो सच्चाई के बारे में बात करते थे। तो इसीलिए, और जो ट्रूथ वाले थे वो रैदर इशू बीइंग कंप्लीट सर्टेन, वो इसके बारे में यूनिवर्सल, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में डिस्कस करते थे। नेक्स्ट 17 के बाद 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कलेक्शन ऑफ एसेज बाय न्यू हिस्टोरिस्ट फोकसेस ऑन द रोमांटिक पीरियड। अब कहते हैं कौन सा ऐसा कलेक्शन है ऐसे का जो नए हिस्टोरिस्ट थे जो हिस्ट्री पे फोकस करते थे रोमांटिक पीरियड के, कौन सा ऐसा कलेक्शन था ऐसे का? तो इनका जो कलेक्शन था वो था रीथिंकिंग, मतलब दोबारा से सोचो, रीथिंकिंग हिस्टोरिज्म, हिस्ट्री के बारे में दोबारा से सोचो। क्रिटिकल रीडिंग्स इन रोमांटिक हिस्ट्री, जो क्रिटिकल रीडिंग्स है हमें रोमांटिक हिस्ट्री की, उसके बारे में सोचना। तो ये मॉडल ट्रुथ था उनकी अथॉरिटी का, नॉट अ ट्रुथ बट अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट, कि हम कह सकते हैं कल्चरली वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। तो कौन से राइटर यहाँ पर जुड़े नहीं थे एस्थेटिक मूवमेंट में 19th सेंचुरी में? तो वो थे आपके एस्थेटिक, इसको हम एस्थेटिक भी कहते हैं या एस्थेटिक मूवमेंट भी कह दो। ये एक आर्ट ऑफ मूवमेंट था 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में था, जिसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ पे ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। लिटरेचर हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट हो, तो इसमें सोशल पॉलिटिकल फंक्शन सभी इंक्लूड किए जाते थे। और अगर हम एस्थेटिज़म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया जाता था, बजाय मोरल के या एलिगोरिकल या फिर दूसरे डायडेक्टिक पर्पस को छोड़ के इसको सुंदर बनाया जाता था। स्लोगन्स जो थे वो आर्ट ऑफ आर्ट से के लिए होते थे। और एस्थेटिज्म ओरिजिनेट हुआ था 1860s में इंग्लैंड में। ये एक रेडिकल ग्रुप्स था आर्टिस्ट का और डिज़ाइनर का, जिसमें विलियम मॉरिस थे, ठीक है, और डांटे गैब्रियल रोजेटी थे। इन्होंने इसको फ्लरिश किया, आगे बढ़ाया 1870s में और 1880s में, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको प्राप्त भी किया, प्रोमिनेंस, मतलब बहुत ऊंचाई तक इसको ले गए। और इन्होंने सपोर्ट किया नोटेबल राइटर्स को, जैसे वॉल्टर पैटर को, ऑस्कर विल्ड को, इनको भी इन्होंने सपोर्ट किया। अगर हम बात करें कौन से इसमें नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है ना ऊपर, कौन सा नहीं था, तो आप देख रहे हैं ऑस्कर विल्डे, हम अगर देखें तो ऑस्कर विल्डे, विलियम मॉरिस, वॉल्टर पेटर की बात तो हो रही है, लेकिन एक ऐसे भी थे मैथ्यू अर्नोल्ड जो 1822 से 1880 तक के पीरियड में रहे, लेकिन कभी भी इस मूवमेंट में नहीं जुड़े। तो ये एक इंग्लिश विक्टोरियन पोइट थे और लिटरेरी और सोशल क्रिटिक भी थे, तो इसलिए
ये इसमें नहीं जुड़े। किसमें? एस्थेटिक मूवमेंट में। 20th क्वेश्चन को करते हैं। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड इज नॉट यूज्ड बाय। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें अगर हम डिस्कस करें तो नाथन एक इन प्ले डे, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कही गई है। कॉन्करड एकन ब्लू वॉयेज में भी कहा गया, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे में भी कहा गया है। लेकिन अगर हम रिबेका वेस्ट की बात करें तो हेरेट हमें, इसमें आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं दिखने को मिलता है। अगर मैं आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिनको पता नहीं है, थोड़ा सा मैं समझा दूं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्चुअली होता क्या है। ये एक फ्रेज़ है जो विलियम जेम्स जी ने अपनी किताब में लिखा था। इसे अगर हम बात करें, वो बुक का नाम भी अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, जो 1890 में आई थी। ये डिस्क्राइब करती है एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शन, मतलब किसी की धारणा, किसी की सोच, किसी की विचार, किसी की फीलिंग्स, जो उसके दिमाग को क्या करे, उत्तेजित करे, मतलब उसके दिमाग को जगा दे। ये अडॉप्ट किया गया था डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नरेटिव मेथड में। अगर हम मॉडर्न फिक्शन की बात करें तो उसमें तो जो बेस्ट प्रैक्टिशनर था इस टेक्निक का वो थी वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने मिसेस डैलोवे में डोरोथी रिचर्डसन, हेनरी जेम्स, ये सभी सब ने इनको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया था। तो आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत सरल भाषा में बता दूं। आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखते समय आपको ये लगता है कभी कभी कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि बोलते कुछ नहीं है लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो हम ऑडियंस समझ जाते हैं, समझते हैं कि नहीं। तो वही है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लिखा जाता है, जो वर्क किया जाता है, नरेटिव्स जो लिखते हैं, कथावाचक जो लिखते हैं, जब हम रीडर्स, पाठक उसको पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब, किसी भी कैरेक्टर की क्या राय है, किसी कैरेक्टर के मन की भावना क्या है। तो उसी को बिना बोले शब्दों में, मन के विचार को हम रीडर्स तक पहुंचाना, इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से, तो हो सकता है वो एनर्जी आपको महसूस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं, जब तक अभी इलेक्शन नहीं होता आप लोगों के पास बहुत समय है। इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल मई तक या जून तक पॉसिबिलिटी है। मई को हम मान के चलें इलेक्शन होने की संभावना है। तो इलेक्शन समय पे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आफ्टर इलेक्शन ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जून भी हो सकता है एग्ज़ाम का टाइम, या जून ना भी हो सकता है। तो आपके पास मोटे मोटे 3 महीने हैं। तो कृपया आप लोग जुट जाइए, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आई होप आप समझ रहे हैं, आपके पास एक ब्लेसिंग है गॉड की कि यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी डू सो। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके डिटेल स्टडी कीजिए। एंड आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, सभी लोग लगे हुए होंगे। और आई ब्लेस यू ऑल कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सभी अपने आने वाले एग्ज़ाम में सफल हो। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। हम कल नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।